चलो कल की क्लास में देख लो कहाँ तक पढ़े थे बताओ। हाँ, अनुच्छेद 118 तक ना। अनुच्छेद 119 जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट अनुच्छेदों में अगर हम देखें तो अनुच्छेद 120 याद रखना है, ठीक है ना। अनुच्छेद कहाँ से देखते हैं? 120। अब जो भी महत्वपूर्ण आर्टिकल होगा उसी की चर्चा हम मेन करेंगे आगे, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 118 के बाद कौन सा आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बता दो? 120, ठीक है ना। अनुच्छेद 120 के अंतर्गत किस चीज की चर्चा किया गया है संविधान में अगर बात किया जाए तो अनुच्छेद 120 के अंतर्गत आपको बताना है कि इसके अंतर्गत जो चर्चा किया गया है वो किया गया है भाषा को लेके। किसको लेके जल्दी बताओ? भाषा। अब ये जो भाषा है कि संसद की भाषा को लेके चर्चा किया गया है, मतलब भाषा मतलब कहाँ यूज करने के लिए जल्दी बताओ? संसद में। संसद की जो कार्यवाही होता है या जो बैठक होता है उसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाएगा, इसको अनुच्छेद 120 में बताया गया है। किसमें लिखा है जल्दी बताओ? अनुच्छेद 120 में। और यहां आपको ध्यान ये रखना है कि संसद में हम कौन कौन सी भाषा का यूज कर सकते हैं सदन के अंतर्गत। तो आप बता सकते हो हिंदी भाषा का उपयोग कर सकते हैं और अंग्रेजी का। किसका यूज कर सकते हैं जल्दी बताओ? अंग्रेजी। तो हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा, समझ आ पा रहा है? तो संसद के जो भी कार्य हैं वो कौन सी लैंग्वेज में किए जाएंगे जल्दी बताओ? हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर तो संसद का देख लो दो सदन होता है, ठीक है ना। जिसमें से एक होता है जिसका नाम क्या है जल्दी बताओ? लोकसभा। और दूसरा क्या होता है जल्दी बता दो? राज्यसभा। तो लोकसभा का जो प्रमुख अधिकारी होता है जिसको अपन बोलते हैं लोकसभा अध्यक्ष, क्या बोलेंगे जल्दी बताओ? लोकसभा अध्यक्ष। और राज्यसभा के अधिकारी को क्या बोलते हैं? सभापति। सभापति। तो यहां पर ध्यान ये रखना है आपको कि लोकसभा के अध्यक्ष से या सभापति से अनुमति लेकर अपनी मातृभाषा का भी उपयोग किया जा सकता है। किसका यूज कर सकते हैं जल्दी बताओ? मातृभाषा का भी यूज हो सकता है, लेकिन उसके लिए पहले क्या लेना होगा? अनुमति लेना होगा। किनसे जल्दी बता दो? अगर लोकसभा में है तो अध्यक्ष से, और राज्यसभा में है तो किससे? सभापति से। अनुमति लेने के पश्चात और कौन सी लैंग्वेज का हम यूज कर सकते हैं? यहाँ मातृभाषा का भी उपयोग कर सकते हैं। किस आर्टिकल के तहत? 120 के तहत। तो 120 के तहत नियम क्या कहता है जल्दी बता दो? हिंदी या अंग्रेजी में हम संसद का जो भी कार्य होगा वो हिंदी या क्या किसमें होगा जल्दी बताओ? अंग्रेजी में। लेकिन मातृभाषा का भी यूज हम कर सकते हैं किनके अनुमति के पश्चात? लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति की अनुमति के पश्चात हो सकता है। क्लियर है सबके यहाँ तक? आगे बढ़े तो अनुच्छेद 20 क्या है बोलेंगे तो संसद की कार्यवाही की भाषा से संबंधित है, ये हमको बताना है। क्लियर है यहाँ तक सबका? आगे बढ़े। चलो चलो अनुच्छेद 120 के बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आपको याद रखना है अनुच्छेद 121, ठीक है। चलो अनुच्छेद जो 121 है चलो अनुच्छेद 121 के अंतर्गत क्या चीज का प्रावधान किया गया है संविधान के तहत? तो अनुच्छेद 121 में ये लिखा है कि जो आपका देश में अगर हम दो प्रमुख न्यायालय का बात करें जिसमें से एक होता है आपका सुप्रीम कोर्ट। कौन सा कोर्ट होता है? सुप्रीम कोर्ट। और दूसरा क्या होता है जल्दी बताओ? हाई कोर्ट, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं दोनों के क्या बता दो जल्दी से? न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो चाहे कहाँ के बता दो? हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो, इनके कार्यों को लेकर, इनके क्या बता दो? कार्यों को लेकर या कर्तव्यों को लेकर किसी भी प्रकार का संसद में बहस नहीं होगा। ये लाइन आपका लिखा है किसमें जल्दी बताओ? अनुच्छेद 121 में। समझ आ पा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो या हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो, इनके क्या बता देंगे? कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध में, उनका जो कर्तव्य है और वो अपना जो काम कर रहे हैं उनको लेकर कभी भी संसद में किसी भी प्रकार का टिप्पणी नहीं किया जाएगा, ना ही उसको लेके संसद में क्या किया जाएगा? बहस किया जाएगा न्यायालय क्षेत्र को लेके। मतलब न्यायालय जो भी कर रहा है संसद उस पर कुछ नहीं बोल सकता है।
अगर वो संविधान के अनुरूप चल रहे तो कुछ नहीं होगा। समझ आ पा रहे हैं? तो कुल मिला के अनुच्छेद 121 सबको क्लियर है? सबको क्या है जल्दी बता दो। 121 सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश जो होंगे उनके कार्यों के या कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध में संसद में किसी प्रकार का टिप्पणी होगा क्या? नहीं होगा। इस चीज को आपको याद रखना है। क्लियर है सबका? है ना? अनुच्छेद 120 क्या था एक बार जल्दी बता दो। संसद की भाषा, सिंपल शॉर्ट में क्या याद रखेंगे? संसद की भाषा। ठीक है। अनुच्छेद 121 क्या है बोलेंगे तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के संदर्भों को लेके कोई भी चर्चा संसद में नहीं होगा। क्लियर है सबका? ठीक। चलो इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग आर्टिकल नंबर 122, अनुच्छेद 122। चलो अनुच्छेद 122 है, ये भी महत्वपूर्ण है, ध्यान देंगे इधर। चलो अनुच्छेद 122 है, इसके अंतर्गत ये बताया गया है, इसमें सिंपल ये लिखा है कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के संबंध में कोई भी बहस वगैरह नहीं हो सकता है संसद के अंदर, उसका जस्ट अगर हम अपोजिट करते हैं तो सिंपल ये बताया गया है कि जो भी आपके न्यायालय हैं, जैसे कि क्या बता दो आपका सुप्रीम कोर्ट है या क्या बता दो हाई कोर्ट है, ठीक है ना, इसमें अगर हम बात करें यहाँ कभी भी किस प्रकार का चर्चा यहाँ नहीं हो सकता सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। तो संसद की जो कार्यवाही होता है, संसद की क्या बता दो कार्यवाही, तो संसद में किसी प्रकार का कार्यवाही चलता होगा उसको लेकर न्यायालयों में जांच कभी नहीं होगा। किस कहाँ जांच नहीं होगा जल्दी बताओ? न्यायालय में। तो संसद की कार्यवाही को लेके हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में हो, क्या नहीं किया जा सकता जल्दी बता दो? जांच नहीं कर सकते हैं। किस आर्टिकल में यह नियम लिखा है? 122 में। मतलब न्यायालय वालों के खिलाफ संसद में नहीं बोल सकते, ना संसद वाले के जो भी काम हो रहा है उसकी जांच न्यायालय में नहीं होगा। दोनों एक साथ आपको याद रखना है। क्लियर सबका? तो अनुच्छेद 121 क्या था एक बार जल्दी बता दो। तो न्यायाधीशों की टिप्पणी या कर्तव्यों का निर्वहन को लेकर बहस नहीं होगा। साथ ही साथ हम अनुच्छेद 122 देखें, इसमें क्या लिखा है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या किसी भी न्यायालय में संसद की कार्यवाही की जांच कभी नहीं हो सकता है। संसद में जो कार्यवाही चल रहा है उसकी जांच न्यायालय में कभी नहीं होता है। आए बात समझ में? किसी भी प्रकार का वहां टिप्पणी कर रहे हैं, किसी के बारे में कुछ बोल रहे हैं, तो न्यायालय उस पर कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 122 में लिखा है कि संसद में जो भी काम हो रहा होगा, कोई भी किसी के बारे में कुछ भी बोले, समझ आ पा रहा है ना, तो न्यायालय में उसकी जांच नहीं करवाया जा सकता है। क्लियर है तक सबका? आगे बढ़े। चलो इसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो आर्टिकल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान सकते हैं, जो है अनुच्छेद क्रमांक 123। ठीक है। अनुच्छेद 123 जो है यह किससे संबंधित है? अगर क्वेश्चन आता है तो अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति की शक्ति को बताया गया है कि राष्ट्रपति भारत देश में अध्यादेश जारी कर सकता है। क्या जारी कर सकता है? अध्यादेश। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन बहुत आता है कि राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी किया जाता है या लागू किया जाता है? क्या बताओगे? अनुच्छेद 123 के तहत क्या जारी होता है जल्दी बता दो? अध्यादेश जारी किया जाता है। समझ आ पा रहे हैं? अब अध्यादेश को लेके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे ध्यान से। तो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश लाता है जल्दी बता दो? 123। तो अब इस अध्यादेश के बारे में देखते हैं क्या खास बात है। चलो अध्यादेश को लेके देखो बहुत सारे पॉइंट्स आपको यहां पढ़ने हैं। ठीक है। इसको लेके देखो क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है उसको मैं यहां बता देता हूं। जैसे कि क्वेश्चन आता है, सबसे पहला क्वेश्चन हम अगर हम देखते हैं तो पहला क्वेश्चन आता है कि अध्यादेश क्या है। क्वेश्चन के हिसाब से इसका हम आंसर देंगे। ठीक है ना। तो अगर जब भी क्वेश्चन अपन देखते हैं कि अध्यादेश क्या है तो आपको सिंपल बताना है कि अध्यादेश एक अस्थायी कानून है। क्या है जल्दी बता दो? अस्थायी कानून है जो राष्ट्रपति द्वारा लागू किया जाता है। किसके द्वारा लागू करते हैं? राष्ट्रपति।
तो अध्यादेश क्या है, क्वेश्चन आएगा तो क्या बताओगे, ये क्या है जल्दी बता दो। अस्थाई कानून। आ रहा बात समझ में। जो कौन लागू करता है बोलेंगे तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत क्या लागू करता है जल्दी बताओ, अध्यादेश को लागू कर सकता है। क्लियर सबके यहाँ तक बन जाएगा। तो अध्यादेश किस आर्टिकल के तहत लागू किया जाता है बोलेंगे तो अनुच्छेद क्रमांक क्या बताओगे, 123। अनुच्छेद क्या बताना है और क्या है बोलेंगे तो अध्यादेश एक अस्थायी कानून है जिसे कौन लागू करता है, राष्ट्रपति। दूसरा क्वेश्चन यहां से बन सकता है, सेकंड क्वेश्चन यहां से बना दिया जाएगा कि इसका जरूरत कब पड़ता है, जरूरत कब पड़ता है ये हमको अगर बताना है तो सिंपल ये बताओगे, जैसे कि जरूरत तभी पड़ेगा जब संसद के जो सदन है वो सत्र में नहीं है। जैसे कि मान लो कि लोकसभा और हम क्या बात करते हैं, राज्यसभा, अगर इनका सत्र नहीं चल रहा होता है, जब सत्र चलता है तभी कोई कानून आता है, और सत्र जब नहीं चल रहा होता है तो उस समय कानून नहीं आता है। लेकिन उस समय अस्थायी कानून लाया जा सकता है, उसी अस्थायी कानून को अध्यादेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं जल्दी बताओ, अध्यादेश। समझ आ पा रहा है, हाँ है ना। तो अध्यादेश अध्यादेश की जरूरत कब पड़ता है तो सिंपल क्या बताओगे, लोकसभा राज्यसभा अगर सत्र में नहीं है उस समय, यह हो सकता है लोकसभा भंग हो चुका हो उस समय, क्योंकि कानून बनाने के लिए दोनों सदन आवश्यक है ना। लेकिन दोनों सदनों में से कोई एक सदन की संसद की कार्य सत्र नहीं चल रहा हो, लोकसभा भंग हो गया हो, तो उन सभी परिस्थितियों में राष्ट्रपति क्या ला सकता है जल्दी बता दो, अध्यादेश ला सकता है। समझ आ पा रहे नहीं जल्दी बताओ, कब कब ला सकते हैं जल्दी बताओ, जब संसद का दोनों दोनों सदन सत्र में ना हो उस समय ला सकते हैं। क्लियर सबका। दूसरा कंडीशन आ सकता है कि लोकसभा का विघटन हो गया हो। किसका विघटन हो गया हो जल्दी बताओ, लोकसभा का विघटन हो गया हो। तो इन सभी परिस्थितियों में क्या ला सकते हैं जल्दी बताओ, अध्यादेश ला सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन आता है अगला क्वेश्चन कि अध्यादेश को जारी कौन करता है। तो अब सिंपल देख चुके हैं, अनुच्छेद 123 के तहत कौन जारी करता है, राष्ट्रपति। और राज्य में भी अस्थायी कानून आ सकता है, उसको हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 213 में, और इसको लागू करता है राज्यपाल। कौन करता है, तो राष्ट्रपति वाले तो ऊपर लिख ही चुके हैं। 213 के तहत कौन लागू कर सकता है, राज्यपाल अपने स्टेट में भी अस्थायी कानून ला सकता है। आया बात समझ में। तो जारी करने के हिसाब से क्वेश्चन करें तो दो लोग कर सकते हैं। देश के लिए बोलेंगे तो राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत 123, और राज्य के लिए बोलेंगे तो राज्यपाल 213। बस आंकड़े बस हेर फेर है, 1 का 2, 2 का 1 हो गया है, बाकी 3 सेम है। समझ आ पा रहा है, तो एक साथ अपन पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन आता है अध्यादेश की प्रकृति कैसा होता है। प्रकृति, प्रकृति को लेकर क्वेश्चन आता है, नेचर कैसा है। तो अध्यादेश एक प्रकार का, इसका जो प्रकृति होता है उसमें आंसर आप बताओगे विधायी प्रकृति। क्या बताओगे, विधायी कानून है एक प्रकार का। समझ आ पा रहा है, विधि मतलब कानून। तो अध्यादेश की प्रकृति या नेचर कैसा होता है तो आंसर क्या बताओगे, यह एक विधायी प्रकृति का है। कौन सा प्रकृति का है, विधायी। समझ आ पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन यहां से बनता है कि कब तक ये लागू रहेगा। भाई अध्यादेश लागू तो कर दिए, लेकिन कब तक अध्यादेश लागू रहेगा तो आपको बताना है अधिकतम 6 माह। अधिकतम कितना माह, 6 माह आपको बताना है। क्योंकि मान लो कि लोकसभा और राज्यसभा का जब सत्र लगता है तो 2 सत्र के बीच 6 माह से अधिक का अंतर हो ही नहीं सकता। 6 माह के भीतर फिर से सत्र चालू हो जाता है। तो सत्र चालू हो गया तो नया कानून बना सकते हैं, और सत्र जब नहीं लगा है उस समय अस्थायी कानून ला सकते हैं। तो बीच में गैप कितना मिल सकता है, सत्र के बीच में 6 माह से अधिक का तो गैप कभी नहीं मिल सकता। इसलिए मैक्सिमम हम समय क्या बता सकते हैं जल्दी बता दो, 6 माह। कि अध्यादेश अधिकतम कितने माह तक लागू रहेगा, 6 माह। और यही एक क्वेश्चन आता है 6 सप्ताह वाला। क्या आता है जल्दी बताओ, ये क्या होता है उसको समझना, दोनों में कंफ्यूजन हो जाते हैं। 6 माह क्या है जल्दी बता दो, अध्यादेश अधिकतम कितने माह तक लागू रहेगा, 6 माह तक। लेकिन मान लो कि राष्ट्रपति अध्यादेश लाया और वो कानून सभी सदस्यों को पसंद आ गया और उसको स्थायी बनाना चाहते हैं, जो क्योंकि अस्थायी है, 6 माह के बाद तो खुद लैप्स हो जाएगा। लेकिन उसको अगर मान लो कि स्थायी बनाना है तो सदन के पास जब उनका सत्र स्टार्ट होगा वहां से गिनेंगे 6 सप्ताह तक। कितना सप्ताह तक,
उस 6 सप्ताह के भीतर अगर अस्थायी कानून को स्थायी बना देंगे तो हमेशा के लिए वो लागू रहेगा। समझ आ पा रहा है? तो हम ये बता सकते हैं कि अध्यादेश को 6 सप्ताह के भीतर स्थायी बनाया जा सकता है। क्या बनाया जा सकता है? स्थायी। बात समझ आ पा रहा है? 6 सप्ताह कब से गिनेंगे? जब से संसद का सत्र क्या होगा? चालू, तब से 6 सप्ताह गिनते, उस समय तक उनको मौका होता है। 6 माह हम तो उसको लैप्स कर देंगे, लेकिन वो लैप्स होने के बाद भी उसको स्थायी कर सकते हैं। कितने माह के भीतर? 6 माह के भीतर उसको स्थायी बनाया जा सकता है। आया बात समझ में? सॉरी 6 माह तक अधिकतम समय है, और 6 सप्ताह क्या है, समझ आ रहा है ना? सत्र चालू होने के बाद 6 सप्ताह के भीतर अस्थायी को क्या बना सकते हैं? स्थायी। क्लियर सबके यहां तक? चलो, अब क्वेश्चन नेक्स्ट आता है कि इसको हम समाप्त कैसे करेंगे, कि अध्यादेश की समाप्ति कैसे कैसे हो सकता है। तो पहला कंडीशन ये है, राष्ट्रपति स्वयं अध्यादेश को वापस ले सकता है। ये हो गया पहला कंडीशन। समझ आ पा रहा है? राष्ट्रपति जैसे मान लो कि आज अध्यादेश लागू किया, कल ही अध्यादेश को वापस भी ले सकता है। समझ आ पा रहा है? ये हो सकता है 1 महीना बाद ले ले, 2 महीना बाद ले ले, कि मैक्सिमम 6 महीने तक तो रह नहीं है। उस बीच में यदि अध्यादेश को खत्म करना है तो राष्ट्रपति कर सकता है। आ रहा बात समझ में? तो अध्यादेश कैसे समाप्त हो सकता है, जल्दी बता दो। राष्ट्रपति स्वयं वापस ले लेगा, है ना? दूसरा क्वेश्चन आता है कि 6 सप्ताह के भीतर, कितना सप्ताह जल्दी बता दो? 6 सप्ताह के भीतर अगर संसद उसे पारित नहीं करता है तो खुद लैप्स हो जाएगा। समझ आ पा रहा है? लागू तो 6 महीने तक रहेगा, लेकिन विलुप्त 6 सप्ताह के भीतर हो जाता है। आया बात समझ में? है ना? तो दूसरा कंडीशन क्या बताओगे? 6 सप्ताह के भीतर अध्यादेश से जो बना कानून अगर पारित नहीं होता है सदन में, तो वह स्वतः क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा। समझ आ पा रहे हैं? हट जाएगा वहां से। क्लियर सबका? तो 2 कंडीशन बस बता सकते हैं। पहला बता दो क्या है समाप्ति का, राष्ट्रपति स्वयं वापस ले सकता है, और दूसरा 6 सप्ताह के भीतर सदन पारित नहीं करता है तो स्वतः वो हट जाएगा। समझ आ पा रहे हैं? क्लियर सबका? अब आते हैं इसका प्रभाव को लेके, क्योंकि प्रभाव को समझना है। जो मेन बड़ा कानून होता है, मेन कानून जो दोनों सदनों से पारित हुआ है, राष्ट्रपति का साइन हुआ है, तब वो देश में लागू हुआ है। लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं हुआ है, राष्ट्रपति सीधा ला लिया है, तो इसका प्रभाव उससे पहले वाले मेन वाले कानून से प्रभाव इसका कम होता है, या ज्यादा होता है, या बराबर होता है। अगर 3 ही कंडीशन बन सकता है तो इसका जो प्रभाव होता है बराबर। क्या होता है जल्दी बता दो? बराबर। मतलब दोनों सदनों से पारित होकर जो कानून बना होता है उसका प्रभाव जितना देश में है उतना ही प्रभाव अध्यादेश का भी होगा। और अध्यादेश के द्वारा जो भी काम किया जाएगा उसको वापस भी नहीं ला सकते। समझ आ पा रहा है? जो काम हो गया उसको आगे वैसे ही करते रहेंगे। समझ आ पा रहा है ना? तो प्रभाव को लेके हम बोलेंगे तो मुख्य कानून के बराबर। समझ आ पा रहा है? अध्यादेश का क्या होता है जल्दी बता दो? प्रभाव। तो इतने सारे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। किसको लेके जल्दी बता दो? अध्यादेश को लेके इतने क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। सबको क्लियर है? चलो, अध्यादेश क्या है जल्दी बता दो? अस्थायी कानून कौन लागू करता है? राष्ट्रपति। जरूरत कब पड़ेगा? लोकसभा राज्यसभा सत्र में ना हो, या लोकसभा का विघटन हो चुका हो उस समय। समझ में आ रहा है? जारी कौन कौन कर सकता है? 123 के तहत राष्ट्रपति, 213 के तहत राज्यपाल। प्रकृति बोलेगा तो विधायी प्रकृति। कब तक लागू रहता है? 6 माह। कब समाप्त होगा? राष्ट्रपति स्वयं वापस लेगा, या 6 सप्ताह के भीतर सदन पारित नहीं करता है सत्र चालू होने के बाद, तब। क्लियर सबका? प्रभाव कैसा होता है बोलेंगे तो मुख्य कानून के बराबर। क्या बताओगे? मुख्य कानून जो होते हैं उसके बराबर इसका प्रभाव होता है। यहां तक आपको याद रखना है। क्लियर है सबका? है ना? चलो, इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं। अध्यादेश को लेके कुछ कुछ संशोधन किया गया था, उसको लेके संविधान संशोधन हुआ था। अध्यादेश को लेके जो चर्चा किया गया था, चलो, अध्यादेश को लेके संशोधन जो हुए थे, 2 प्रमुख संशोधन यहां से याद रखना है। जिसमें से पहला जो संशोधन है वह है आपका 38वां नंबर का। कौन सा नंबर का जल्दी बताओ? 38वां नंबर का जो संशोधन हुआ था,
ये हुआ था 1975 में। कब हुआ था जल्दी बताओ? 1975। और एक हम देखेंगे जो पूछा जाता है 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1978 में। ये दोनों संविधान संशोधन में अध्यादेश को लेके कुछ चेंजेस हुआ था। जैसे कि बोला गया 38वां संविधान संशोधन को लेके बात कहा गया कि जो अध्यादेश जो होगा, अध्यादेश अध्यादेश जो होगा वो न्यायिक क्षेत्र से बाहर होगा। न्यायालय से क्या होगा जल्दी बता दो? बाहर। कि अध्यादेश के द्वारा अगर कुछ कानून लाया जाता है तो उसके लिए हम न्यायालय नहीं जा सकते हैं, क्योंकि न्यायालय क्षेत्र से क्या है, ये बाहर है। किस संशोधन में ऐसा कहा गया था? 38वां संशोधन। तो इसका फायदा बहुत उठाया गया कि कुछ भी कानून ला दो, न्यायालय कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि किस संशोधन में नियम बन चुका है? 38वां संशोधन ला के नियम बना दिए, कानून बना दिए कि अध्यादेश के द्वारा जो भी कानून लाया जाएगा वह न्यायालय क्षेत्र से क्या होगा? बाहर। न्यायालय उस पर कुछ नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। समझ आ पा रहे हैं? लेकिन इसको देखते बहुत ही ऐसे ऐसे कानून लाए गए, ठीक है ना, जो सही नहीं थे और न्यायालय भी उस पर कुछ नहीं कर पा रहा था। तो फिर से आगे 1978 में फिर से एक संशोधन किए, और इस संशोधन में कहा गया कि अध्यादेश जो है, अध्यादेश से जो कानून आएगा उसको हम न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। न्यायालय में क्या कर सकते, जल्दी बताओ? चुनौती दे सकते हैं। भाई कोई भी कानून आप नहीं ला सकते, जो जरूरत है और संविधान के अनुरूप है वैसा ही कानून ला सकते हो। तो अब न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं और न्यायालय उसकी जांच कर सकता है। किस आर्टिकल में यह नियम बना दिया गया? 44वां संशोधन में ऐसा कहा गया। तो दो संशोधन याद रखना अध्यादेश को लेके। कौन कौन से जल्दी बताओ? 38वां, जिसमें क्या बोला गया जल्दी बताओ? अध्यादेश को न्यायालय क्षेत्र से बाहर रखा गया, और इसके द्वारा जो कानून लाएंगे उसमें न्यायालय में जांच कभी नहीं होगा। समझ आ पा रहा है? फिर फिर से चेंज कर दिए। 44वां संशोधन में क्या बोल दिए जल्दी बताओ? कि अध्यादेश को न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं और उसकी जांच भी हो सकता है। आया कि नहीं समझ में? क्लियर सबका? ठीक। चलो अगला क्वेश्चन यहां से देखने मिलता है कि अध्यादेश जो है कौन कौन से टॉपिक को लेके या कौन कौन से विधेयक को लेके अध्यादेश कभी नहीं ला सकते, ठीक है ना। ये अध्यादेश हम देखेंगे कौन कौन से विषय को लेके अध्यादेश नहीं ला जा सकता। चलो इसका दो खंड अपन बना लेते हैं, जिसमें से अगर हम बात करें सबसे पहला कौन कौन सा ऐसा विधेयक है जिस पे लाया जा सकता है और कौन सा विधेयक में नहीं ला सकते, उसको अपन देखते हैं, ठीक है। तो सब कौन सा विधेयक ऐसा है जिसके लिए हम अध्यादेश लागू नहीं कर सकते हैं, कौन सा विधेयक होगा जिसके लिए हम अध्यादेश ला सकते हैं। तो जैसे कि आपको याद रखना है, संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन जो बिल होता है, विधेयक होता है, तो संविधान संशोधन विधेयक को लेके कभी भी क्या नहीं लाया जा सकता, जल्दी बताओ? अध्यादेश। क्योंकि अध्यादेश संविधान संशोधन तभी हो सकता है जब दोनों सदनों से अलग अलग पारित हो, ऐसा स्पष्ट लिखा है संविधान में। और ये लिखा है आर्टिकल 368 में। किसमें लिखा है जल्दी बताओ? 368 संविधान संशोधन को लेकर चर्चा है उसमें, और उसमें साफ ये लिखा है कि संविधान में संशोधन तभी होगा जब वह विधेयक दोनों सदनों से अलग अलग पारित हो। समझ आ पा रहा है? तो यह लाइन लिखने के कारण इसको अध्यादेश के क्षेत्र से बाहर रखा गया है। आए बात समझ में? आए ना? तो कौन से विषय पर राष्ट्रपति अध्यादेश नहीं ला सकता, तो आप किस पर टिक लगा पाओगे? संविधान संशोधन विधेयक वाला जो अगर मामला आता है तो ऐसे मामलों पर अध्यादेश कभी नहीं ला सकते। समझ आ पा रहे हैं? है ना? कौन कौन से विधेयक पर ला सकते हैं, तो सिंपल बताओगे? जो साधारण विधेयक होते हैं, कौन सा बता दो? साधारण विधेयक, ठीक है ना। साधारण विधेयक के मामले पे ला सकते हैं। इसके अलावा धन विधेयक के मामले में लाया जा सकता है, धन विधेयक, ठीक है ना। इसके अलावा वित्त विधेयक, वित्त विधेयक, तो ये सब मामलों पे अध्यादेश लाया जा सकता है।
साधारण विधेयक बोलने से सब चीज आ जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा और क्या क्या बता दो, धन विधेयक, वित्त विधेयक, ये सब मामलों पर अध्यादेश लाया जा सकता है। कौन से मामले में अध्यादेश नहीं ला सकते बोलेंगे तो संविधान संशोधन वाले में बस नहीं लाएंगे, बाकी साधारण विधेयक में तो ला ही सकते हैं। आए समझ में, आए ना, यहां तक सबको क्लियर है। चलो, और एक चीज और याद रखना कि अध्यादेश द्वारा कभी भी मौलिक अधिकार का लघुकरण नहीं हो सकता है। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार का लघुकरण नहीं हो सकता, इसको भी याद रखना है। और ना ही अध्यादेश लाके मौलिक अधिकार को छीना जा सकता है। तो दोनों काम कभी नहीं होगा अध्यादेश से। ना तो मौलिक अधिकार का लघुकरण कर सकते, मौलिक अधिकार को भले बढ़ा सकते हैं लेकिन लघु उससे कम नहीं कर सकते, ना तो मौलिक अधिकार को छीन नहीं सकता राष्ट्रपति अध्यादेश के द्वारा। आए बात समझ में, तो इस चीज को भी ध्यान यहां रखना है। क्लियर है कि नहीं, जल्दी बता दो। एक क्वेश्चन यहां ध्यान ये भी रखना है कि अध्यादेश एक विधि है या इसी को हम क्या बोलते हैं, कानून है। ऐसा कहीं किसी आर्टिकल में लिखा है कि नहीं लिखा है? तो ऐसा लिखा गया है, एक आर्टिकल है जिसका क्रमांक है अनुच्छेद 13 का। अनुच्छेद 13 का में विधि शब्द को परिभाषित किया गया है। क्या बोला मैं? अनुच्छेद 13 का में किसको परिभाषित किया गया है? विधि शब्दों को परिभाषित किया गया है और बताया गया है कि अध्यादेश भी एक विधि अर्थात कानून है करके। समझ आ रहा है? तो अध्यादेश एक कानून है, इसकी चर्चा कहां किया गया है? अनुच्छेद क्या बताओगे? 13 का में। अध्यादेश क्या है ये पूरा अनुच्छेद 123 में है, राष्ट्रपति जिसको लागू कर सकता है। समझ आ रहा है? लेकिन अध्यादेश एक कानून है ऐसा कहां लिखा है बोलेंगे तो 13 का को ही टिक लगाएंगे। समझ आ पा रहे हैं? 123 को टिक नहीं लगाना है, ध्यान रखना, कंफ्यूजन हो जाता है। अध्यादेश एक कानून है, किस आर्टिकल में यह प्रावधान है। समझ आ पा रहा है? तो किस में टिक लगाओगे? 13 का। लेकिन क्वेश्चन यही दे दिया राष्ट्रपति अध्यादेश लागू कर सकता है, तो 123 आ रहा समझ में। और बाकी उसका जो भी कंडीशंस थे उसको मैं अलग से बता दिया हूं। समझ आ पा रहे कि नहीं, जल्दी बताओ। अच्छा, राष्ट्रपति जो अध्यादेश लाता है किसके तहत, जल्दी बता दो। 123 के तहत। तो 123 के तहत जब राष्ट्रपति अध्यादेश लाता है तो राष्ट्रपति किससे सलाह लेता है? राष्ट्रपति किससे सलाह लेगा, कोई बता सकता है? तो राष्ट्रपति जब भी अध्यादेश लाएगा तो सलाह लेता है मंत्री परिषद से। किससे लेता है? मंत्री परिषद के सलाह के बिना कभी भी अध्यादेश नहीं लाया जा सकता। तो मंत्री परिषद, और मंत्री परिषद से तो सीधा बात करते नहीं है। मंत्री परिषद का पूरा बातचीत कौन बताता है? तो प्रधानमंत्री। कौन बनाएगा, जल्दी बताओ? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। तो इस चीज को ध्यान रखना है। आ रहा बात समझ में? तो फिर से एक बार देख लो क्या क्या बोला मैं कि अध्यादेश राष्ट्रपति 123 के तहत लाता है, किसके सलाह पर? तो या दे देगा ऑप्शन में मंत्री परिषद की सलाह पर, तो भी सही है। या बोल देगा प्रधानमंत्री की सलाह पर, तो भी सही है। कि मंत्री परिषद जो सलाह देगा उस सलाह को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बताता है, क्योंकि प्रधानमंत्री दोनों के बीच क्या होता है, कड़ी का काम करता है। इसलिए दोनों लाइन सही हो सकता है। समझ आ पा रहा है? है ना? क्लियर है सबका यहां तक? चलो, तो एक बार जल्दी से अध्यादेश क्या है एक बार जल्दी से अपन और एक बार देख लेते हैं क्या क्या हम पढ़े हैं। तो क्वेश्चंस पहले लिखा दिया मैं। अध्यादेश क्या है जल्दी बता दो? अस्थायी कानून। कब जरूरत पड़ेगा? लोकसभा राज्यसभा भंग हो गया हो, सॉरी राज्यसभा भंग नहीं होता, सत्र में ना हो। भंग कौन होता है? लोकसभा। समय से पहले। जारी कौन करता है? राष्ट्रपति और राज्यपाल। अलग अलग आर्टिकल है, देख लो। प्रकृति बता दो। विधायी। कब तक लागू होगा? 6 माह। कब समाप्त होगा? राष्ट्रपति स्वयं वापस ले सकता है या 6 सप्ताह के भीतर सदन उसको पारित नहीं करता है। समझ आ पा रहा है? प्रभाव कैसा होता है? तो अन्य सभी कानून के बराबर ऐसा प्रभाव हम देखेंगे। क्लियर सबका? कितने संशोधन किए थे? 2। पहले 38वां क्या बोले? अध्यादेश न्यायालय से बाहर होगा। 44वां फिर क्या बोल दिए कि न्यायालय के अंदर होगा और न्यायालय में चुनौती मिल सकता है इसको। क्लियर सबका? फिर देखे कौन से विधेयक पर संविधान अध्यादेश नहीं ला सकते? संविधान संशोधन, मतलब संविधान में कुछ परिवर्तन करना है तो राष्ट्रपति अकेला नहीं कर सकता। बाकी कौन कौन से विधेयक पर ला सकते हैं? तो सभी साधारण विधेयक। इसके अलावा धन विधेयक, वित्त विधेयक पर अध्यादेश आ सकता है। क्लियर सबका? अध्यादेश एक कानून है, ये कहां लिखा है?
13 क में लिखा है, समझ आ रहा है। अध्यादेश राष्ट्रपति किसके सलाह पर लाएगा, प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद। अध्यादेश के द्वारा कभी मौलिक अधिकार का लघुकरण नहीं हो सकता, ना ही मौलिक अधिकार को छीना जा सकता है। तो इतने सारी चीज हम देखें किसके बारे में, अध्यादेश, इतना ही क्वेश्चन बन सकता है यहां तक। आ रहा बात समझ में। चलो तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 123 खत्म। ठीक है, आर्टिकल कौन सा हो गया जल्दी बता दो, 123। और आर्टिकल नंबर 124 जो है ये है आपका सुप्रीम कोर्ट के बारे में। किसके बारे में, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को पढ़ने से पहले, क्योंकि अभी हम मेन पढ़ रहे थे लोकसभा राज्यसभा, समझ आ पा रहा है, और उसके बाद फिर राष्ट्रपति कुछ शक्ति, तो लोकसभा राज्यसभा अर्थात संसद के बारे में कुछ और पॉइंट है। तो अनुच्छेद 124 को चालू करने से पहले संसद के कुछ और बातों के बारे में हम पढ़ेंगे, समझ आ पा रहे हैं। जैसे कि संसदीय समिति क्या होता है, प्रश्नकाल क्या है, शून्यकाल क्या है, ये सब संसद के अंतर्गत और बहुत सारे संसदीय प्रक्रियाएं होती है, उसको लेके भी क्वेश्चन आता है, समझ आ रहा है। तो संसद के अन्य विशेषता को पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, 124 जो किसके बारे में होगा, सुप्रीम कोर्ट वाला हमारा स्टार्ट हो जाएगा, समझ आ पा रहा है। चलो तो सुप्रीम कोर्ट मतलब 124 को पढ़ने से पहले बहुत सारी चीज हम पढ़ेंगे। जैसे कि क्वेश्चन आता है संसद की वित्तीय समितियों के बारे में, क्वेश्चन हमेशा मिलता है। संसद की क्या बता दो, वित्तीय समितियां। तो संसद की जो वित्तीय समितियां हैं इसको लेकर देख लो क्या क्या क्वेश्चन यहां से हमारा बनता है। चलो तो संसद की वित्तीय समिति में हमको 3 वित्तीय समितियों के बारे में पढ़ना है। कितना वित्तीय समिति पढ़ेंगे जल्दी बताओ, 3। और तीनों ही वित्तीय समितियों से क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें से सबसे पहला हम देखेंगे, इसको बोलते हैं प्राक्कलन समिति। क्या बोलते हैं जल्दी बता दो, प्राक्कलन समिति। आ रहा समझ में। दूसरा जो हम पढ़ेंगे जो रहेगा लोक लेखा समिति। क्या रहता है, लोक लेखा समिति। और तीसरा जो रहेगा जिसको हम पढ़ेंगे सरकारी उपक्रम समिति। सरकारी उपक्रम समिति। तो ये 3 वित्तीय समिति हमको संसद के बारे में पढ़ना होता है, समझ आ पा रहे हैं। तो संसद की 3 प्रमुख वित्तीय समिति जो पैसे को लेके पूरा काम करेगा। तो संसद की 3 वित्तीय समितियों का नाम बताइए, क्या क्या है जल्दी बता दो। प्राक्कलन समिति, पहला क्या है, प्राक्कलन समिति। दूसरा लोक लेखा समिति। उसके बाद सरकारी उपक्रम समिति। यहां से ध्यान रखना है, समझ आ पा रहा है, हाँ है ना। तो आज एक समिति को यहां देख लेते हैं कि प्राक्कलन समिति क्या होता है, उसके बारे में समझ आ पा रहा है। चलो तो प्राक्कलन समिति को लेकर देख लो क्या क्या क्वेश्चन यहां से बन सकता है, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा प्राक्कलन समिति के बारे में कि प्राक्कलन समिति जो होता है, देखो तो जैसे कि जो सांसद होते हैं उन्हीं सांसदों में से हर सांसद कोई ना कोई समिति का मेंबर होता है, समझ आ रहा है। और वित्तीय समिति का मेंबर बनाने के लिए ना चुनाव करवाते हैं। क्या करवाते हैं, चुनाव, क्योंकि यहाँ होंगे मतलब बहुत बड़ा पद मानते हैं सांसद वाले अपने आप को, समझ में आ रहा है। वित्तीय समिति में होना मतलब अपने आप में उनका गर्व का बात होता है, समझ आ पा रहा है। क्योंकि नहीं, छोटे मोटे कई सारे समिति होते हैं, तो किसी भी समिति में नहीं बैठेंगे, ये समिति में बैठे मतलब बहुत ही उनको पावर है, समझ आ पा रहे हैं। तो इसलिए इनको यहाँ बैठाने के लिए वही चुनाव होता है, और उस चुनाव में जो जीतेगा वही समिति का सदस्य बनता है। आए समझ में। तो प्राक्कलन समिति के लिए टोटल कितने सीट होते हैं, तो 30 सीट होते हैं। कितना होता है, 30। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्यों को चुना जाएगा। और ये 30 के जो 30 सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा के होते हैं। कहां से होते हैं, राज्यसभा में। राज्यसभा से प्राक्कलन समिति में कोई नहीं आता। तो प्राक्कलन समिति में टोटल कितने सीट होते हैं, ये कितने सदस्य होते हैं बोलेंगे तो 30 सदस्य। और 30 के 30 पूरे कहां से होते हैं, लोकसभा। राज्यसभा से होते हैं क्या, नहीं। इसके अलावा क्वेश्चन आता है कि संसद की सबसे बड़ी समिति का नाम बताओ, तो वो क्या बताओगे, प्राक्कलन समिति आपको बताना है, ठीक है। प्राक्कलन समिति का जो निर्वाचन या चुनाव जो होता है वो कौन सी पद्धति से होता है, तो आप लोग एक पढ़े थे एकल संक्रमणी अनुपातिक पद्धति पढ़े थे, उसी पद्धति से इनका भी चुनाव होता है, समझ आ पा रहा है।
तो एकल संक्रमणी अनुपातिक जो मत पद्धति जो पहले मैं लिखा चुका हूं, उसी पद्धति से इनका क्या होता है, चुनाव। और ये कितने वर्ष के लिए चुने जाएंगे भाई, 30 के 30 मेंबर, तो एक वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? क्योंकि हर साल प्राक्कलन समिति का पुनः गठन होता है। और कौन से माह में होता है? तो मई माह में, 1 मई को, मतलब 1 मई से इनका कार्यकाल चालू होता है इन समिति के सदस्यों का, और 30 अप्रैल तक चलता है। कहां तक चलता है? 30 अप्रैल। बात समझ आ रहा है? तो फिर से एक बार देख लो, प्राक्कलन समिति में क्वेश्चन आएगा कितने सदस्य होते हैं? 30। पूरे के पूरे कहां से? लोकसभा से। संसद की सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति। इन सदस्यों का चुनाव कौन से पद्धति से बोलेंगे? तो एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति से होगा, है ना। कितने वर्ष के लिए होता है, जल्दी बता दो? 1 वर्ष। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, इसका जो अध्यक्ष जो होता है, क्योंकि समिति है तो कोई ना कोई एक अध्यक्ष बनेगा, तो प्राक्कलन समिति का जो अध्यक्ष होता है, इसको कौन मनोनीत करता है? कौन नॉमिनेट करता है? कौन मनोनीत करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। क्या बताओगे? लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा, है ना, वो जो होगा प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष को क्या कर सकता है, जल्दी बता दो? मनोनीत कर सकता है। क्लियर सबका? लेकिन मान लो यहां पास अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है, सबको क्लियर हो पा रहा है? लोकसभा का अध्यक्ष इस समिति में अध्यक्ष को मनोनीत करेगा। लेकिन मान लो कि चुनाव हुआ और उस चुनाव में लोकसभा का उपाध्यक्ष, लोकसभा का क्या बता दो? उपाध्यक्ष यहां के चुनाव को जीत गया, इस समिति के चुनाव को जीत गया, तो उस समय ये वाला नियम काम नहीं करेगा, मनोनीत वाला। समझ आ पा रहा क्या बोल रहा हूं मैं? मनोनीत वाला नियम तभी काम करेगा जब लोकसभा का उपाध्यक्ष यहां चुन के ना आया हो, तो उस समय लोकसभा का अध्यक्ष प्राक्कलन समिति में अध्यक्ष को मनोनीत कर सकता है। लेकिन चुनाव जीत के सीधा कौन आ चुका है, जल्दी बताओ? तो लोकसभा का जो सीधा उपाध्यक्ष है वो यहां आ चुका है, तो उस समय वह स्वतः मतलब पदेन अध्यक्ष हो जाएगा। वहां उपाध्यक्ष सीधा आते ही यहाँ का क्या बन जाता है, अध्यक्ष होता है। यहां तक क्लियर है सबका? आया ना, जल्दी बताओ। चलो अब आते हैं प्राक्कलन समिति क्या क्या चीज को रिपोर्ट बनाता है, ठीक है ना। तो प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन मतलब एक प्रकार का आकलन होता है, कि जैसे कि बजट आए, बताया था आप लोगों को, बजट जब आता है तो बहुत ज्यादा पैसा लिख देते हैं, फिर लोग पूरा जांच करते हैं कि इसमें कम पैसा में काम हो जाएगा, तो ये सब चीज उनको बना के रेडी करना होता है। समझ आ पा रहा है? तो कुल मिला के ये करना होता है कि सरकारी जो खर्च है, सरकारी खर्च में कमी कैसे लाया जाए, इस चीज को लेकर लोग रिपोर्ट बनाएंगे। जो गवर्नमेंट का जो खर्च हो रहा है उसको कैसे हम कम करेंगे, उनका यही काम होता है कि सरकारी खर्च को कैसे कम किया जाए, यह प्राक्कलन समिति का काम होता है। समझ आ पा रहा है? दूसरा काम देखो, सरकारी खर्च में कमी करना कैसे संभव है, तो उसके लिए एक चीज करना होता है, जो भी सरकार के जो अलग अलग संगठन होते हैं, तो संगठन में कुशलता, संगठन में कुशलता कैसे लाएं जिससे खर्च में कमी होगा। जैसे कि संगठन का मतलब ये समझ लो, इमेजिन के लिए, मान लो सड़क विभाग है और एक मान लो कि विद्युत विभाग है। समझ आ पा रहे हैं? या मान लो टेलीकॉम विभाग है, जैसे भी अलग अलग अपन ले सकते हैं। अब मान लो कि टेलीफोन लाइन बिछ रहा है, अब टेलीफोन लाइन बिछ रहा है और रोड के उस पर ले जाना है, तो वो बता देगा भाई, और वही मान लो रोड बन रहा है, तो बोलेगा भाई पहले मेरे को टेलीफोन लाइन को बिछाने दो, फिर आप रोड बिछा देना। समझ आ पा रहा है? और मान लो कि रोड बना दिए, फिर टेलीफोन वाला फिर उसको खुदाई करता है, फिर से डबल डबल बनाते हैं, तो पैसा ज्यादा लगेगा ना। तो जब तक संगठन में कुशलता नहीं आएगा, जब तक एक दूसरे को पूछ के काम नहीं करेंगे, तब तक पैसे में कमी आ ही नहीं सकता। नहीं देखोगे रोड बनता है, फिर वो खोद देते हैं, फिर कुछ हो जाता है। अगर मान लो कि पहले से सबको पता रहता कि यहाँ ऐसा ऐसा काम करना है, तो पहले वो काम को करवाते, तब वो सबको बनाते। आया बात समझ में? तो ये सब चीज को करना होता है, क्या चीज में लाके, संगठन में कैसे लाएंगे, कुशलता, एक दूसरे को पूछ के कोई भी काम हमको करना है, ताकि दोबारा दोबारा वही काम ना हो, और पैसे में जो खर्चा हो रहा है उस खर्चे को हम बचा सकते हैं। आया कि नहीं समझ में? जल्दी बताओ। और पैसे को और कैसे खर्चे बना सकते हैं, तो प्रशासन में हम क्या करेंगे, सुधार लाएंगे। प्रशासन में क्या लाएंगे, जल्दी बता दो? सुधार। जो फालतू के जो खर्चे हैं वो सबको हटा देना है,
और कुछ ऐसे पद हैं जो अभी काम के नहीं है, समझ आ रहा है ना, तो उनको भी देखो धीरे धीरे हटाया जाता है कि उसके बदले हम कम पैसे में भी काम करवा सकते हैं। तो इस टाइप का भी चीज होता है। तो प्रशासन में धीरे धीरे क्या लाते हैं, सुधार, देश को आगे बढ़ाना है लेकिन पैसा कम भी लगना चाहिए, इस टाइप को लोग रिपोर्ट बनाते हैं। समझ आ पा रहा है? तो ये 3 रिपोर्ट उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और सबसे पहला वाला तो काम उनको करना ही होता है। समझ आ पा रहा है? पहला क्या बता दो, सरकारी खर्च में कैसे कमी करें, इसका रिपोर्ट बनाएंगे इन लोग। दूसरा, संगठन में कुशलता लाने के लिए रिपोर्ट रेडी करते हैं। और तीसरा, प्रशासन में सुधार कैसे होगा, इसको लेकर रिपोर्ट सदन को भेजते हैं। तो इतना चीज आपको यहां से याद रखना है। किसके बारे में जल्दी बता दो। और प्राक्कलन समिति जब ये सबका रिपोर्ट बनाता है तो रिपोर्ट बनाने के बाद इस पर कभी भी सदन में बहस नहीं चलेगा, याद रखना। सीधा सीधा उस बात को मान लिया जाता है। समझ आ पा रहा है? तो प्राक्कलन समिति के द्वारा बनाए गए रिपोर्ट पर कभी भी सदन में बहस होता है क्या? नहीं, बस उनको सुनाया जाता है कि ऐसा ऐसा करेंगे। कभी उस पर बहस कर सकते हैं क्या? तो नहीं कर सकते, ऐसा बताया गया है। समझ आ पा रहा है? तो ये हो गया हमारा कौन सी समिति, जल्दी बताओ। प्राक्कलन समिति। सबको क्लियर है? चलो, कल हम लोग कहां से आगे पढ़ेंगे, लोक लेखा समिति क्या है, और सरकारी उपक्रम समिति और छोटे मोटे और समितियां हैं, उन सबको लेके चर्चा करेंगे। यहां तक सबको क्लियर है? नहीं, जल्दी बताओ। तो आज हम मेन अध्यादेश क्या है उसको पूरा समझ चुके हैं। और प्राक्कलन समिति में कुछ कुल सदस्य पूछा जाता है। तो कितने सदस्य होते हैं बताओ? 30 सदस्य होते हैं। ये सबको याद रखना है। क्लियर है सबके यहां तक? चलो, अगर पूछना बताते जाएंगे। राष्ट्रपति अध्यादेश लाता है किस अनुच्छेद के तहत? 123। ठीक है। और दूसरा, जरूरत कब पड़ता है इसका? जब सदन सत्र में ना हो या लोकसभा का विघटन हो गया हो। आ रहा समझ में? प्रभाव कैसा होता है? अन्य सभी कानून के समान इसका प्रभाव होगा। कितने माह तक लागू रहता है अध्यादेश? 6 माह तक। कब समाप्त हो जाएगा? राष्ट्रपति स्वयं वापस ले लेगा या 6 सप्ताह के भीतर सदन पारित नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा? समाप्त। कितने बार संशोधन हुए थे इसको लेके? 2 बार। कौन कौन सा? 38वां और 44वां। 38वां में क्या बोला गया? न्यायालय क्षेत्र से बाहर होगा। और 44वां में क्या बोले? न्यायालय क्षेत्र के अधीन होगा और इस पर जांच हो सकता है। समझ आ पा रहा है ना? कौन से विधेयक को लेके अध्यादेश नहीं ला सकते? संविधान संशोधन। क्या बताओगे? संविधान संशोधन आपको बताना है। संसद की 3 वित्तीय समितियों का नाम बताइए। प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और सरकारी उपक्रम। प्राक्कलन समिति में कितने मेंबर? 30। कौन से चुनाव पद्धति के तहत चुने जाते हैं? एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति से चुनाव होगा। ठीक है ना? अध्यक्ष को मनोनीत कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। कब मनोनीत नहीं करेगा? जब उपाध्यक्ष कुछ चुनाव लड़के आ गए हैं। समझ आ पा रहे हैं? 3 रिपोर्ट ही लोग बनाते हैं मेन। पहला, सरकारी खर्च में कैसे कमी लाएं। दूसरा, संगठन में कैसे कुशलता बनाएं। और तीसरा, प्रशासन के सुधार को लेकर रिपोर्ट। कभी भी बहस होगा कि इस पे नहीं होगा। ठीक है। चलो, तो यहीं तक करते हैं, बाकी इसका कल देखें।